हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए वीडियो सीरीज की तरफ। और हम नौ मार्क्सवाद को पढ़ रहे हैं। तो नौ मार्क्सवाद में हमने ग्रामसी के विचारों को देख लिया था थोड़ा, ठीक है, जिसमें हमने आधार और अधिसंरचना के बारे में स्टडी किया था। स्ट्रक्चर्स एंड बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि पैसिव रेवोल्यूशन क्या है, निष्क्रिय क्रांति क्या है, निष्क्रिय क्रांति किसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो निष्क्रिय क्रांति का जो करेगा वो बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, इंटेलेक्चुअल क्लास करेगा। फिर ग्रामसी ने बुद्धिजीवी वर्ग को भी दो तरीके में बांटा है, एक परंपरागत बुद्धिजीवी, दूसरा संगठित और आधुनिक बुद्धिजीवी, ठीक है। तो उन सब के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे ग्रामसी का हेजीमनी की थ्योरी, ठीक है, प्राधान्य का सिद्धांत क्या है। तो कभी नेट में क्वेश्चन आया है कि प्राधान्य का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राधान्य का सिद्धांत या हेजीमनी का सिद्धांत किसने दिया है, ग्रामसी ने दिया, ठीक है, ग्रामसी ने दिया। अब हेजीमनी क्या होती है। तो शासक का वह गुण है ये जिसके माध्यम से वह जनता में मूल्य रीति रिवाज स्थापित करता है जो उसे शासन को बनाए रखे। ठीक है, यानी कि हेजीमनी वह सिद्धांत है, वह ऐसी संकल्पना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हेजीमनी जिसके माध्यम से शासक वर्ग क्या करता है, शासक वर्ग समाज में ऐसे मूल्यों को बनाता है, ऐसे रीति रिवाज को बनाता है, ऐसे कल्चर को डेवलप करता है जिसके माध्यम से वह अपनी शासन को बनाए रखता है, जिसके माध्यम से अपने शासन को वैलिडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसी संकल्पना को प्राधान्य की संकल्पना कहा गया है, ठीक है। यानी प्राधान्य में अगर हम बात करें तो इसमें अधिसंरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। अधिसंरचना यानी प्राधान्य क्या है, हेजीमनी क्या है। हेजीमनी वह सुपर स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से शासक वर्ग क्या करता है, अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। तो आसान भाषा में इसे समझेंगे, ठीक है। फिर ग्रामसी ने एक और सिद्धांत दिया है, निष्क्रिय क्रांति का सिद्धांत। तो ये सारे कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है, या तो फिर कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या छोटे एग्जाम की और तैयारी कर रहे हैं, कोई पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेट के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ग्रामसी से कई बार नेट में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस सबको अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। ग्रामसी के अनुसार प्राधान्य को समाप्त करने के लिए निष्क्रिय क्रांति की जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन के तैयार होता है कि ग्रामसी जो कह रहा है कि हेजीमनी को हमें समाप्त करना है, प्राधान्य को समाप्त करना है, तो इसके लिए कौन सी क्रांति की जाएगी, सक्रिय क्रांति, एक्टिव रेवोल्यूशन किया जाएगा या निष्क्रिय क्रांति, ठीक है। तो ग्रामसी कह रहा है सक्रिय क्रांति नहीं बल्कि निष्क्रिय क्रांति की जाएगी। और यह क्रांति करेगा कौन, तो यह क्रांति जो करेगा बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, ठीक है। बुद्धिजीवी वर्ग को भी उसने दो भागों में बांटा है। तो वो कहता है जो परंपरागत बुद्धिजीवी है वो नहीं करता यह क्रांति, बल्कि आधुनिक और संगठित बुद्धिजीवी ही क्रांति करता है, ठीक है। तो ग्रामसी कह रहा है कि यह निष्क्रिय क्रांति नागरिक समाज यानी वैधता मूलक संरचना में की जाएगी। यहां से नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ग्रामसी के अनुसार जो निष्क्रिय क्रांति की जाएगी वो कहाँ पे की जाएगी, क्या वैधता मूलक संरचना में की जाएगी या फिर बल प्रयोग मूलक संरचना में की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ग्रामसी कह रहा है निष्क्रिय क्रांति कहाँ की जाएगी, नागरिक समाज में, यानी कि वैधता मूलक संरचना में निष्क्रिय क्रांति की जाएगी। निष्क्रिय क्रांति कौन करेगा, निष्क्रिय क्रांति करेंगे बुद्धिजीवी, ठीक है। फिर ये ग्रामसी फिर यहाँ ये नहीं कह रहा है कि जो निष्क्रिय क्रांति होगी बल प्रयोग मूलक संरचना में, नहीं। ग्रामसी के अनुसार जो निष्क्रिय क्रांति होगी वो वैधता मूलक संरचना में होगी या फिर नागरिक समाज में होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे निष्क्रिय क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा। तो जनता से जुड़ा हुआ जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, इसी बुद्धिजीवी वर्ग को इस ग्रामसी ने आधुनिक या फिर संगठित बुद्धिजीवी कह दिया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड या मॉडर्न इंटेलेक्चुअल क्लास कह दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो ग्रामसी का सिद्धांत आता है ऐतिहासिक गुट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल ग्रुप्स, क्या है ये। अब देखते हैं इसमें, जिस प्रकार से शोषक वर्ग एकजुट हो जाता है उसी प्रकार से शोषित वर्ग
वर्ग को भी, वर्ण नहीं, वर्ग को भी एकजुट हो जाना चाहिए, अर्थात श्रमिक, कृषक सभी को एकजुट होना चाहिए। ऐतिहासिक गुट की संकल्पना हमें यह बताती है कि जिस तरीके से शासक वर्ग, ठीक है, सभी शासक मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, उसी तरीके से गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, सर्वहारा को, ठीक है, इन सभी को क्या करना है, इन सभी को इकट्ठा हो जाना है, इन सभी को एक गुट बना लेना है और क्या करना है, इससे इन सभी गुट के माध्यम से हम इकट्ठा होकर के इस जो शासक वर्ग की प्राधान्य की संकल्पना है उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो ऐतिहासिक गुट की संकल्पना है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामसी कि जिस तरीके से शासक वर्ग एक गुट बना लेता है उसी तरीके से मजदूरों को भी एक गुट बना करके शासन का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं नौ प्राधान्य की संकल्पना, ये ग्रामसी ने नहीं दिया है, कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है। ये IR से है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन से है, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि कभी कभी ये मिलान करने में, मैचिंग में भी पूछता है। ठीक है। एक तरफ नौ प्राधान्य की संकल्पना दे देगा, एक तरफ प्राधान्य की संकल्पना दे देगा, एक तरफ स्थायी प्राधान्य की संकल्पना दे देगा। इस तरीके से अलग अलग परमानेंट हेजीमनी का कॉन्सेप्ट, मतलब कहने का मतलब है अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन वो बना सकता है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि जिससे कि आपका सारा काम यहाँ पे आसानी से हो जाए। ठीक है। तो नौ प्राधान्य की संकल्पना क्या है, इसको देते हैं रॉबर्ट कॉक्स और स्टीफन गिल। ठीक है। न्यू हेजीमनी रॉबर्ट कॉक्स एंड स्टीफन गिल ने दिया है। इसमें यह बताया गया है कि आज जो है, आज क्या है, वैश्वीकरण का युग है, आज ग्लोबलाइजेशन का एज है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के एज में क्या हो रहा है, विकासशील देशों पर अपनी संस्कृति थोप कर विकसित देश क्या कर रहे हैं, नई हेजीमनी अपना रहे। ठीक है। जैसे पहले क्या था, पहले भारत क्या था, पहले भारत उपनिवेश था। ठीक है। डायरेक्टली उपनिवेश था, लेकिन आज वैसा उपनिवेश संभव नहीं है। ठीक है। आज वैसा हेजीमनी बनाना, वैसा वर्चस्व बनाना, वैसी कॉलोनी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आज विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों के ऊपर आज नए नए तरीके अपना रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विकासशील देशों में जा करके, ठीक है, उनके मार्केट को, उनकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेती हैं और जिससे वो अपनी संस्कृतियां थोप करके विकासशील देशों के ऊपर जबरन ला देती हैं। जैसे आज देख लीजिए, आज क्या इंडिया का जो फूड है चाइनीज है? नहीं, हम चाइनीज नूडल्स नहीं खाते थे। ठीक है। तो ये कहाँ की संस्कृति है, चाइना की संस्कृति है, चाइना का कल्चर है। तो चाइना ने कहीं ना कहीं अपने कल्चर का प्रभाव हमारे ऊपर बनाया है। मैगडी हम नहीं खाते थे, पिज्ज़ा हम नहीं खाते थे, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी बाहरी संस्कृतियां है ना। तो विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों में जा करके अपनी संस्कृतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी संस्कृतियां जो है विकासशील देशों के ऊपर जबरन लाद दे रहे हैं, जबरन थोप दे रहे हैं। ठीक है। तो ये इसी को नौ प्राधान्य की संकल्पना दी जा रही है। आज वो पॉसिबल नहीं है कि चाइना, अमेरिका, ये सारे देश आकर के भारत के ऊपर या किसी अन्य विकासशील देशों के ऊपर अपने प्राधान्य को डायरेक्टली स्थापित कर ले। ठीक है। अपनी हेजीमनी को डायरेक्टली वो स्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकते, तो अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से नई नई हेजीमनी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं नया एक दूसरा सिद्धांत है स्थायी प्राधान्य या परमानेंट हेजीमनी। इसको रिचर्ड किंडलबर्ग ने दिया है। ठीक है। अब इसमें यह बताया गया, स्थायी प्राधान्य का मतलब है कि इसमें यह बताया कोई राष्ट्र एक बार महाशक्ति बन जाता है। ठीक है। इफ एनी नेशन बिकम्स अ सुपर पावर देन इट इन्फ्लुएंस रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अगर कि स्थायी प्राधान्य का मतलब है कि कहने, इसमें यह बताया गया है कि ये कह रहे हैं कि कोई भी देश, ठीक है, कोई भी राष्ट्र अगर एक बार महाशक्ति, सुपर पावर बन गया तो वो लंबे समय तक क्या होता है, सुपर पावर बने रहता है। जैसे यूएसए को आप देख लीजिए, ठीक है, अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या बना, सुपर पावर बन के निकला। ठीक है। सुपर पावर बन के निकला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था कि अमेरिका भी कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे उसने एटम बम्स का यूज किया, वो एक सुपर पावर बन के निकला और वो विश्व में एक महाशक्ति बना। दूसरी बात, जैसे यूएसएसआर और यूएसए में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है और फाइनली 1991 में, ठीक है, 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है
और फिर से एक बार अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति बनता है, एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं आज भी अमेरिका का प्रभाव बना हुआ है। इसी को स्थायी प्राधान्य की संकल्पना कहा जाता है, जिसको रिचर्ड किंडलबर्ग ने दिया, ठीक है। तो स्थायी प्राधान्य का मतलब यही है कि जो एक बार महाशक्ति बन गया वो लंबे समय तक महाशक्ति बना रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब अगले थिंकर हैबरमास है हमारे अगले थिंकर्स, ठीक है। ग्रामसी को हमने कर लिया, और प्राधान्य से जुड़े हुए कुछ अलग अलग सिद्धांत थे इसमें, उसको भी हमने देख लिया। नव प्राधान्य का सिद्धांत, स्थायी प्राधान्य का सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे जुर्गेन हैबरमास के बारे में, ठीक है। हैबरमास को पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो है 18 जून 1929 को जर्मनी में हुआ इनका जन्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हैबरमास कैसे विचारक हैं? नव मार्क्सवादी विचारक हैं। चाहे मार्क्सवादी विचारक हो चाहे नव मार्क्सवादी हो, ठीक है। सभी पूंजीवाद भौतिकवाद समाज की क्या करेंगे? भौतिकवादी पूंजीवादी समाज की आलोचना करेंगे, चाहे वो नव मार्क्सवादी हो चाहे फिर वो मार्क्सवादी हो, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद की आलोचना करना, ठीक है, पूंजीवाद के दुष्प्रभाव को सामने लाना। क्लियर है? अब देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना इन्होंने की, ठीक है। किसने? जुर्गेन हैबरमास ने। हैबरमास ने क्या किया? क्रिटिसिज्म किया पोस्ट मॉडर्निज्म का, ठीक है, बिकॉज इट क्रिटिसाइज द नॉर्मल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यह मानव समाज के सामान्य जीवन की आलोचना करता है। कौन आलोचना करता है? उत्तर आधुनिकतावाद जो है मानव सामान्य जीवन की आलोचना करता है। इसीलिए हैबरमास ने क्या किया? उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना की, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए हैबरमास के ऊपर, या फिर डायरेक्टली अगर नव मार्क्सवादियों के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि नव मार्क्सवादियों ने उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना की, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हैबरमास ने उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना की, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है? पोस्ट मॉडर्निज्म जो है मानव के जीवन के आलोचना कर रहा है। फिर देखिए, अब उत्तर आधुनिकतावाद और क्या बोलता है? उत्तर आधुनिकतावादी जो है वो परंपराओं को बनाए रखने के समर्थक हैं। अब इसका विरोध कर रहे हैं नव मार्क्सवादी, ठीक है, नव मार्क्सवादी हैबरमास, ठीक है। हैबरमास क्या कर रहे हैं? उत्तर आधुनिकतावाद का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो यह मानव जीवन की आलोचना करता है। दूसरी बात, उत्तर आधुनिकतावाद क्या करता है? यह परंपराओं को बनाए रखता है, प्रथाओं को बनाए रखता है, ठीक है। यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद कह रहा है कि जो शोषण समाज में चला आ रहा है वो शोषण बना रहना चाहिए, ठीक है। ये परंपराएं चली आ रही तो ऐसा शोषण गरीबों का होना चाहिए। तो इस तरीके से नव मार्क्सवादी जो है उत्तर आधुनिकतावाद का भी विरोध करते हैं। फिर वैज्ञानिक समझ की उपेक्षा के कारण भी हैबरमास संरचनावाद की भी आलोचना करता है। यानी कि हैबरमास किसकी आलोचना कर रहा है, ये बात आप समझिए। एक तो संरचनावाद की आलोचना कर रहा है, दूसरा उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना कर रहा है। संरचनावाद की आलोचना इसलिए कह रहा है क्योंकि हैबरमास कह रहा है कि संरचनावादियों को वैज्ञानिक समझ की जानकारी नहीं है, ठीक है। उनको विज्ञान की समझ होनी चाहिए, ठीक है। विज्ञान की समझ न होने के कारण संरचनावाद की भी वो आलोचना करता है कि जो संरचनावादी है उनको वैज्ञानिक तकनीकें, विज्ञान के बारे में चीज़ें पता नहीं है, वे परंपराओं में जो उलझे हुए हैं, वो रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं, ठीक है, वो सब इन सब में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। अगले थिंकर हैं माइकल फुको, ये भी संरचनावादी हैं, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। हमारे टॉपिक में उत्तर आधुनिकतावाद एक अलग से टॉपिक है, उसको वहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो माइकल फुकोट को अच्छे से वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। माइकल फुकोट जैसे संरचनावादियों की भी आलोचना की, क्योंकि वह प्रत्यक्षवादी है, ठीक है। अब देखिए, फुकोट संरचनावादी व उत्तर आधुनिकतावादी दोनों विचारक हैं। उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है ना? तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, नेट में 1-2 क्वेश्चन इससे फिक्स होते हैं, ठीक है। संरचनावाद पे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद पे क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब फुको ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जैव पावर, या बायो पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, जैव शक्ति की अवधारणा दी है, जो प्रजाति जैसे तत्वों के आधार पर शक्ति प्रदान करने की तकनीकी है, ठीक है। अब जैव पावर क्या होती है? ये कह रहे हैं कि प्रजाति जैसे तत्व जो होते हैं, ठीक है, इसके आधार पर शक्ति प्राप्त करने की एक तकनीकी है जैव पावर, इसी को उन्होंने
बायो पावर का है या फिर जैव पावर का है, ठीक है। तो आपको इतना भी याद नहीं करना, आपको बस इतना याद करना है फूकोल्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बायो पावर या जैव शक्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब जब हम माइकल फूकोल्ट को पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो वहां पे बायो पावर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, क्या है ये, क्यों है, ठीक है। अभी हमें 9 मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं। अब 9 मार्क्सवाद में हम जो हमारे थिंकर हैं वो है हैबरमास। हैबरमास को पढ़ रहे हैं। तो हैबरमास आलोचना करते हैं किसकी, संरचनावाद की। हैबरमास आलोचना करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की, पोस्ट मॉडर्निज्म की। हैबरमास आलोचना करते हैं फूको की, ठीक है। तो इन सब की हैबरमास आलोचना करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। यह अनुशासनात्मक संस्थाओं का आधार है, स्कूल, जेल आदि, ठीक है। कौन सा, बायो पावर। बायो पावर क्या है, एक अनुशासनात्मक संस्थाओं का क्या है, एक आधार है, ठीक है। इट इज द बेसिस ऑफ डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस लाइक अ स्कूल, प्रिजन्स एंड etc। जैसे कि माइकल फूको क्या बताना चाह रहा है, माइकल फूको कहता है कि अनुशासन क्या होता है, अनुशासन को सरकार डायरेक्टली नहीं बनाती, बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संरचनाओं को बनाने का काम करती हैं, जो शासक वर्ग की वैधता को प्रदान करने का काम करती हैं। आप देखेंगे स्कूल में जैसे ही आप जाते हो वैसे ही क्या आप अनुशासन में आ जाते हो, ठीक है। आप बाहर कितनी भी मस्ती कर लें, कितना भी कुछ कर लें, जैसे ही आप स्कूल में एंट्री लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप अपने आप से सेल्फ रेगुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप जैसे जेल के सामने से जा रहे हैं, ठीक, आप कहीं से जा रहे हैं रास्ते से, अगर आपको जेल दिख गया तो जेल के सामने जाते ही आपकी क्या हो जाएगी, आप अपने आप से क्या हो जाएंगे, तुरंत आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन में ला देंगे अपने आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्कूल है, जेल है, चर्च है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है एक अनुशासनात्मक संस्था है, ये सब आपको अनुशासन में लाने का काम करती हैं, ठीक है। अब डॉक्टर जैसे देख लीजिए, डॉक्टर के सामने जाते हैं आप क्या करते हैं, लड़ाई नहीं करते ना उससे, उसके सामने तो आप फोन अपना यूज नहीं करते, उसके सामने आप ईयरफोन नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब अनुशासनात्मक तरीके हैं, ये सब अनुशासनात्मक संस्थाएं हैं। तो फूको कहता है जैसे बायो पावर होती है, बायो पावर जैसे अनुशासनात्मक संस्थाएं होती हैं, वैसे ही बायो पावर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि संस्थाएं जो होती हैं, ठीक है, संस्थाओं के माध्यम से ही जो शासक वर्ग होता है वो अपनी संरचनाओं को, वे अपने शासन की वैधता को बनाए रखने का काम करता रहता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रांस ह्यूमनिज्म का, ठीक है। ये किसने दिया है, ट्रांस ह्यूमनिज्म। ट्रांस ह्यूमनिज्म का सिद्धांत जो है वो हैबरमास ने दिया है। इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले जाना है, निगेटिव वे में नहीं ले जाना है। देखिए, इसमें नई तकनीक के लाभ व खतरों का विवेचना कर खतरों या परमाणु भय को कम करने पर बल दिया जाता है। इसे बहादुरों की नई दुनिया का तर्क भी नाम दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कोटेशन, बहादुरों की नई दुनिया का तर्क का नाम किसने दिया, तो हैबरमास ने दिया, हैबरमास। यानी ट्रांस ह्यूमनिज्म में ये बताया गया है कि हमारे सामने नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि परमाणु, ठीक है, परमाणु टेक्नोलॉजी नई है, तो इसके परमाणु के कुछ फायदे भी हैं, ठीक है, परमाणु बम के कुछ फायदे हैं, कुछ इसके नुकसान हैं। तो हमें नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि इसके फायदे को एक्सेप्ट करना है, उसी को हम पॉजिटिव वे में ले जाएं, ठीक है। इसी को बोला है इसने बहादुरों की नई दुनिया, ठीक है। हम बहादुर हैं, हम नेगेटिव वे को नहीं ले जाएंगे, हम परमाणु बम को नहीं यूज करेंगे, ठीक है, बल्कि हम परमाणु का यूज कहाँ करेंगे, हम एनर्जी में यूज करेंगे, ठीक है, हम मेडिकल सेक्टर में यूज करेंगे। तो हमें पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले जाएंगे जब, तभी हम क्या कहलाएंगे, बहादुरों की नई दुनिया कहलाएंगे, या फिर हम नए बहादुरों की संज्ञा हमें दी जाएगी, ठीक है। ट्रांस ह्यूमनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी चीज़ को हम क्या करें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आए तो उसके नेगेटिव वे को हम, उसके नकारात्मक प्रभाव को हम एक साइड में रख दें, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उसके जितने भी फायदे हैं उन फायदों की बात हम करेंगे। तो इसी को ही कहा गया है नई बहादुरों की नई दुनिया, ठीक है। अब हैबरमास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप अगर
नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये वाली बुक, ये सारी बुक्स आप जरूर याद रखें। टुवर्ड्स रेशनल सोसाइटी 1967 में, सॉरी, नॉलेज एंड जनरल इंटरेस्ट 1971 में, लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट, वैधता का संकट क्या है? इसका मतलब है कि वैधता का संकट मतलब है कि हैबरमास कह रहा है कि राज्य एक तरफ प्रगति का भी कार्य करता है, देश को आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है, दूसरी तरफ वह कुछ कल्याणकारी या वेलफेयर कार्य भी करता है, ठीक है। तो प्रगति के कार्य और कल्याणकारी कार्य दोनों में क्या होता है? टकराव होता है, दोनों में विरोधाभास आता है। इसी विरोधाभास को क्या कहता है? वैधता का संकट नाम देता है, ठीक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैधता का संकट कभी कभी आता है एग्जाम में, और कभी कभी लेजिटिमेशन क्राइसिस डायरेक्ट पूछ लेता है, या फिर कभी हिंदी में नाम देता है वैधता का संकट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हैबरमास से, ठीक है। फिर इसकी इंपॉर्टेंट जो अगली बुक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये नेट में आया हुआ है 2 बार, ठीक है। द न्यू कंजर्वेशन, इसकी बुक है द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन नेचर, इसका ईयर मुझे नहीं मिला, बाद में इसको, बाद में क्या आप लोग नेट से देख लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है ईयर वाइज, ठीक है। तो इसमें आपको बुक्स याद करनी है, इतना ईयर नहीं याद करनी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हैबरमास के क्या क्या आइडियाज हैं इसके, ठीक है। पब्लिक स्फीयर्स की इसने कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर या पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनकी जो फेमस बुक है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, पहली वाली बुक, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, इसमें इन्होंने लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र वह होता है जिसमें व्यक्ति की सत्ता और सहभागिता होती है, परंतु पूंजीवाद और अधिकारी तंत्र के बढ़ते प्रभाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या बता रहा है, ये कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति की सत्ता होती है, ठीक है। व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति सत्ता में पार्टिसिपेशन कर सकता है, अथॉरिटी में पार्टिसिपेशन कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसे पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म आ चुका है, अधिकारी तंत्र का, अधिकारियों का प्रभाव बढ़ चुका है, इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक क्षेत्र है, ठीक है, पब्लिक का सेक्टर है, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूंजीवाद के आने से क्या बढ़ चुका है? ब्यूरोक्रेसी बढ़ चुकी है, अधिकारी तंत्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे आम नागरिकों की सहभागिता सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन करना है, कोई कानून बनना है, अगर उसमें आम नागरिकों की सहभागिता हो जाती तो शायद वह कानून और अच्छे तरीके से बन पाता। लेकिन पूंजीवाद के आने के कारण केवल पूंजीपति ही शासन में क्या होते हैं? बने रहते हैं। यहाँ पे गरीबों को, आम जनता को, मजदूरों को शासन में आने का मौका कभी नहीं मिलता, पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हैबरमास कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा क्या हो रही है? धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसका पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। पूंजीवाद और अधिकारी तंत्र के आने के कारण, बेसिकली जो मेन मोटिव है पूंजीवाद के आने के बाद, ठीक है। अब हैबरमास कह रहे हैं कि जरूरत फिर से है कि व्यक्ति की सत्ता और सहभागिता को दोबारा से स्थापित की जाए, दोबारा से क्या लाया जाए? समाजवाद लाया जाए, है ना। समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में सभी का सहयोग मिलता है, कहते नहीं सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो पूंजीवाद को समाप्त करके व्यक्ति की अगर सहभागिता को बढ़ाना है, व्यक्ति की सहभागिता तभी बढ़ेगी जब समाजवाद आएगा, ठीक है। तभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पूरी हो पाएगी। कब? जब व्यक्ति की पार्टिसिपेशन, जब किसी भी व्यक्ति का पार्टिसिपेशन शासन में बढ़ेगा, आम जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो इस तरीके से दोबारा से क्या होगा? दोबारा से सहभागिता लाने की जरूरत हमें है। फिर इन्होंने कुछ दूसरा सिद्धांत दिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ज्ञान और हित क्या है, इनके विचार देखिए। व्यक्ति की पुनः सत्ता स्थापित करने के लिए, ठीक है, ये कह रहे हैं ज्ञान जरूरी है, ठीक है। पहला विचार इन्होंने क्या दिया, ये देखिए। पहला इनका जो विचार है, सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा का विचार दिया, किसने दिया?
तो हैबरमास ने दिया। ठीक है, ये आपको एक एक करके आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का विचार दिया गया है, ठीक है, हैबरमास ने जो दिया है सार्वजनिक क्षेत्र का विचार, वो कौन सी बुक में दिया है? ठीक है, तो पब्लिक स्फीयर वाली बुक में उसने दिया हुआ है। या फिर और डिटेल में डीप में क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ सकता है कि सार्वजनिक हैबरमास के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का पतन क्यों हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा का पतन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है पूंजीवाद के आने के कारण, ठीक है, अधिकारी तंत्र के बढ़ने के कारण ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है ना। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से जो है पब्लिक सेक्टर का जो रोल हो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, ज्ञान ये कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पब्लिक सेक्टर को दोबारा से जीवित करने के लिए, व्यक्ति की सत्ता को, व्यक्ति की अथॉरिटी को दोबारा से स्थापित करने के लिए हमें ज्ञान और व्यक्ति के हित पर विचार करना चाहिए। फिर ये कहता है ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। एक अनुभविक ज्ञान होता है जो भौतिक संसार पर आधारित है, ये कहता है ये इतना अच्छा नहीं होता। फिर ये कहता है कि एक ऐतिहासिक ज्ञान होता है जो इतिहास पर आधारित होता है, ये भी इतना अच्छा नहीं होता। फिर आगे ये कहता है कि एक विवेचनात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, क्या होता है? विवेचनात्मक ज्ञान होता है, क्रिटिकल नॉलेज होता है। यही क्या होता है, व्यक्ति के प्रभुत्व और शोषण का कारण होता है। ठीक है, इससे व्यक्ति अपने प्रभुत्व को, इससे देखिए विवेचनात्मक ज्ञान से कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये समझिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि हैबरमास कह रहा है विवेचनात्मक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति यह पता लगा सकता है कि वो उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने अपना प्रभुत्व क्यों बना रखा है, उसका शोषण क्यों हो रहा है। ठीक है, शासक वर्ग उसका शोषण कैसे कर रहा है, इसकी विवेचना करके कोई भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति के अंदर विवेचनात्मक ज्ञान है, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रिटिकल नॉलेज है, तो वो यह पता लगा सकता है कि समाज में प्रभुत्व क्यों बना है, शोषण क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो ज्ञान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे बताता है, वो कहता है कि विवेचनात्मक ज्ञान या क्रिटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, अनुभविक ज्ञान, ठीक है, इंपीरियल नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज एंड क्रिटिकल नॉलेज। ठीक है, 3 तरीके के नॉलेज होते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना। फिर ये आगे कहता है ज्ञान, चलिए ठीक है ज्ञान तो है, लेकिन इन ज्ञान कैसे हितों की पूर्ति में सहायक हैं। अब ये कह रहा है हित भी, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से इंटरेस्ट हैं? एक तकनीकी इंटरेस्ट है, ठीक है, इस इंटरेस्ट के तकनीकी हित के माध्यम से प्रकृति पर नियंत्रण बनाया जाता है। फिर भी कह रहा है व्यवहारिक हित होता है, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट होता है, इसमें वातावरण का ज्ञान हम ले सकते हैं। ठीक है, एक होता है उद्धारक हित, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है उद्धारक हित के माध्यम से, उद्धारक हित के माध्यम से क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, मानव चेतना का ज्ञान आता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे उसके अंदर मानव चेतना का ज्ञान आएगा तो वैसे वो जान लेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा यह क्या है, जरूरी है। अब आपके सामने क्वेश्चन देता हूं मैं कि अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की, उन तीनों प्रकारों में सबसे ज्यादा जो है क्रिटिकल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये कह रहा है कि हित कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं हित, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, उद्धारक हित। क्लियर है, उद्धारक हित क्या करता है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी हित के माध्यम से मानव में चेतना का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझिए, 9 मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9 मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं, तो जितने भी 9 मार्क्सवादी हैं, या तो वो हीगल की चेतना से प्रभावित हैं, या तो मार्क्स के, या तो युवा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 9 मार्क्सवाद में क्या है, 9 मार्क्सवाद में हीगल की चेतना और युवा मार्क्स के विचार दोनों शामिल है। ठीक है, तो कुछ मार्क्सवादी कह रहे हैं चेतना के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि शोषण हमारा किस तरीके से हो रहा है, शोषण का तरीका क्या है, और शोषण के माध्यम से कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हित प्राप्ति के कह रहे हैं, हित जो हमारे इंटरेस्ट हैं, अब इस इंटरेस्ट को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एक तो सत्ता के माध्यम से हम सत्ता पर कब्जा कर ले, दूसरा कह रहे हैं भाषा के माध्यम से, भाषा का माध्यम मतलब जो अमीरों की भाषा है, जो एलिट क्लास की भाषा है उसको सीख ले, या तो हम क्रियाकलाप करके। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि क्रियाकलाप सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कह रहा है हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एक्टिविटी कहाँ पे? ये कह रहा है एक्टिविटी हमें करनी है सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। जितने भी मजदूर हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उन सबको एक्टिविटी कहाँ करनी चाहिए? पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। उन सबको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, सत्ता में भागीदारी करनी चाहिए। क्रियाकलाप करने का मतलब है कि हर चीज़ में क्या हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेट में जो भी चीज़ें राज्य में हो रही हैं, उन सब में हम क्या करें? अपनी भागीदारी को प्रेजेंट करें, ठीक है। अब इसका जो तीसरा विचार है, विचारशील या विमर्शी लोकतंत्र का समर्थन इसने किया है। जब हम लोकतंत्र पढ़ रहे थे, अगर आपने लोकतंत्र वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके लोकतंत्र डेमोक्रेसी वाला टॉपिक देख सकते हैं। तो विमर्शी लोकतंत्र या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का विचार किसने दिया था? तो हैबरमास ने दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विमर्शी लोकतंत्र या विचारशील लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें जो है वो आम पब्लिक की, आम जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। आम जनता से भी पूछा जाना चाहिए क्या यह कानून सही है या नहीं है, ठीक है। अब यह विचारशील या विमर्शी लोकतंत्र के बहुत सारे समर्थक हैं, जैसे जेम्स फिस्किन है, रॉबर्ट लुस्किन है, जोशुआ कोहेन है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? इसके समर्थक हैं। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं इसलिए आप चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। तो आपको बस विमर्शी या विचारशील लोकतंत्र का समर्थक जो हैबरमास ने किया है, हैबरमास, ये याद रखना है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा ये सब नहीं पूछता। अब कभी कभी नेट में ये क्वेश्चन आता है कि इस शब्द का, या विमर्शी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग 1980 में किसने किया था? जोसेफ एम बसेट, ठीक है। बसेट या बेसेट जो भी है, अपनी पुस्तक में इन्होंने किया डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिक गवर्नमेंट। तो ये इनकी पूरी बुक है, ठीक है। पूरा बुक आप जरूर टाइटल के साथ याद रखें, क्योंकि नेट में कभी कभी टाइटल के साथ बुक पूरा पूछ लेता है, तो आप वहाँ पे गलती कर देते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, शॉर्ट में केवल डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी याद कर लेते हो, ठीक है। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी या विमर्शी लोकतंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया है, वो यूज किया इस वर्ड को जोसेफ एम बसेट ने किया, 1980 में किया, 1980 में, ठीक है। डीएसएसबी के लिए, डीटीपीएसबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इन शब्द को अच्छे से पढ़े, अच्छे से अपने टॉपिक को क्लियर करते चले, ठीक है। बुक्स वगैरह अच्छे से याद कर लें। अब विमर्शी लोकतंत्र क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिनिधियात्मक शासन भी होता है और इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, ठीक है। दोनों का क्या है, ये मिश्रण है। यानी कि इसमें जैसे ये समाज है हमारा, ठीक है, ये हमारा सोसाइटी है। अब इसमें सोसाइटी में हम, जनता क्या करती है? जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेज देती है, ठीक है। ये मान लीजिए संसद है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रतिनिधियों को चुन करके भेज दिया गया है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें या तो प्रतिनिधि कुछ रूल्स बना देंगे, ठीक है, या तो प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता से उनकी राय मांगते हैं कि क्या हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, क्या यह कानून सही है या गलत है, आप अपनी ओपिनियन दीजिए, आप अपना राय दीजिए, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र दोनों का मिश्रण है। या तो इसमें यह भी हो सकता है कि जनता खुद से कोई इनिशिएटिव कर दे, जनता खुद से कोई कानून बनाने के लिए सरकार को प्रमोट करे, कि जनता कोई प्रस्ताव भेजे संसद में कि ऐसा ऐसा कानून हमारे लिए बना दो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है। अब हैबरमास का जो वैधता का संकट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हैबरमास ने अपनी पुस्तक क्या, लेजिटिमेशन क्राइसिस में लिखता, ठीक है, लिखता है कि वर्तमान पूंजीवाद राज्य क्या कर रहा है, दोहरा कार्य कर रहा है, ठीक है, दोहरा कार्य कर रहा है। दोहरा कार्य कौन सा? एक प्रगति का कार्य है, एक प्रोग्रेस का है, दूसरा वेलफेयर का है, ठीक है। वर्तमान समय में जो कैपिटलिज्म स्टेट है, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, पूंजीवादी राज्य जो है, वो दो कार्य कर रहे हैं, एक तो प्रगति कर रहे हैं, एक तो अपना प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, दूसरा गरीब जनता के लिए क्या कर रहे हैं, वेलफेयर भी कर रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं, ठीक है। अब दोहरे कार्य करने से इनके सामने क्या आ रही है, इनके सामने अंतर विरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इनके सामने कुछ कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं। इसी कंट्राडिक्शंस को वो कहता है कि यही क्या है, वैधता का संकट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो वैधता का संकट कुछ और नहीं है। वैधता का संकट का कहने का मतलब है कि हैबरमास बता रहा है कि वर्तमान समय जो पूंजीवादी जो भी राज्य हैं, वो दोहरे काम करने पड़ रहे हैं उनको। एक तो
देश का विकास भी करना पड़ रहा है, दूसरा गरीबों का कल्याण भी करना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सरकार के ऊपर दोहरा खर्च भी आ रहा है और सरकार के अंदर एक तो अंतर्विरोध बढ़ रहा है, ठीक है। एक तो खुली प्रतियोगिता दे दी है इसने, प्रगति का मतलब क्या है, ओपन चैलेंज है, ओपन कंपटीशन है। दूसरी तरफ कह रहा है कि ओपन चैलेंज के साथ साथ क्या कर रहा है, कुछ आरक्षण की व्यवस्था भी कर रहा है, गरीबों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी कर दिया, गरीबों के लिए कुछ स्पेशल छूट दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आपने खुली छूट दे दी, दूसरी तरफ कह रहे हैं इन लोगों के लिए, गरीब जो लोग गरीब हैं उनके लिए खुली छूट नहीं है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, उनके लिए सरकार कुछ उनकी अतिरिक्त सहायता करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये विरोधाभास अपने आप में उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को वैधता का संकट कहा गया है, ठीक है। हैबरमास के अनुसार पूंजीवादी राज्य को निम्न अंतर विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे कैसे क्या क्या अंतर विरोध है ये देख लेते हैं एक बार हम। एक तो उत्पादन प्रणाली का निर्माण व रखरखाव सरकार कर रही है, ठीक है। जितनी प्रोडक्शन है उसका निर्माण भी करवा रहा है सरकार, उसका देखभाल भी कर रही है। दूसरा, सरकार क्या कर रही है, बाजार के लिए कार्य कर रही है। बाजार को किसने खुला छोड़ दिया है, ठीक है। अब तीसरी तरफ क्या कर रही है सरकार, जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, जो विकलांग हैं, जो दलित वर्ग के लोग, इनके लिए भी कुछ क्या कर रही है, इनके लिए कल्याणकारी कार्य भी कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने खुली छूट दे दी है। तो कहीं ना कहीं आपके समाज में, आपके राज्य में, पूंजीवादी राज्य में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसी विरोधाभास को बोलता है कि यह क्या है, यह वैधता का संकट आ रहा है, ठीक है। सरकारों में क्या है, वैधता का संकट आ रहा है। अब देखिए आगे, इन दोहरे कार्यों के कारण यहाँ वैधता की संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नोट करके देखिए यहाँ पे हैबरमास निम्न संकटों की भी चर्चा करता है। अब देखिए वैधता के संकट के अलावा कुछ और भी संकट्स हैं जिनके बारे में हैबरमास बताता है कि ये सारे और भी संकट्स होते हैं, और भी कुछ क्राइसिस होते हैं। जैसे कि कह रहा है कि आर्थिक संकट होता है, ठीक है। आर्थिक संकट तब आता है जब आवश्यकता से कम उत्पादन हो, जितनी हमें जरूरत है उससे लेस प्रोडक्शन हो रहा है, उससे कम उत्पादन हो रहा है, ठीक है। फिर विवेकीकरण संकट हो रहा है, रैशनलाइजेशन क्राइसिस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। अगर कोई कानून बनना है, कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता, क्योंकि विवेक की कमी के कारण होता है ऐसा, ठीक है। फिर कह रहा है अभिप्रेरणा का संकट, यानी मोटिवेशन क्राइसिस। इसमें क्या होता है, इसमें नवीन कार्यों का सांस्कृतिक प्रतीकों से टकराव होता है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, जैसे हमारी संस्कृति क्या है, योग, भारत की संस्कृति में योग है। यहाँ की जो रीति रिवाज कल्चर हैं, जैसे कि होली, दिवाली, है ना, जो भी फेस्टिवल है, इन सबको अगर हम नए नए कार्य कर रहे हैं, अगर कोई हम नए इनोवेशन कर रहे हैं, अगर हम इन होली दिवाली को छोड़ करके हम जो है चाइना का त्यौहार मनाने लग जाएं, ठीक है, या फिर हम क्रिसमस मनाने लग जाएं, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इनमें टकराव आ जाएगा। इसी को कह रहा है अभिप्रेरणा का संकट, इसी को मोटिवेशन का क्राइसिस बोलता है, ठीक है। तो हैबरमास 3 संकटों के बारे में चर्चा करता है, इकोनॉमिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, रैशनलाइजेशन क्राइसिस और मोटिवेशन क्राइसिस, ठीक है। तो इसको आप याद रख लें। अब अगले थिंकर है हमारे फ्रांज फैनन। फ्रांज फैनन ये क्या है, ये अल्जीरिया क्रांति में इन्होंने भाग लिया। अल्जीरिया क्रांति में भाग लेने का मतलब था इन्होंने अल्जीरिया की क्रांति या अल्जीरिया को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया, ठीक है। अब देखिए ये नव मार्क्सवादी हैं, ये अफ्रीका मूल के विचारक हैं, ठीक है। इनका बेसिकली ये अफ्रीका से रिलेटेड है, बट इन्होंने अल्जीरिया की रेवोल्यूशन में, अल्जीरिया की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इनकी कुछ बुक्स हैं। फ्रांज फैनन शायद से हमारे हाँ शायद नहीं, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो फ्रांज फैनन को वहाँ पे हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से कहने का मतलब है और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग तरीके का मतलब ये नहीं कि दूसरा कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे। फ्रांज फैनन के बारे में एक ही चीज़ है, जो एक बुक में वही सारी बुक्स में है, ठीक है। तो इनकी कुछ बुक्स को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे इनकी फेमस बुक जो है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, 1952 में आई। इसमें क्या दिया है, इन्होंने उपनिवेशवाद का विचार दिया है। तो कभी कभी फ्रांज फैनन से ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में उन्होंने अपने उपनिवेशवाद का विचार दिया है। तो आप समझ लेंगे, अगर ये वाला बुक दिया रहेगा कि अ डाइंग कॉलोनियलिज्म,
ठीक है। तो आप सोचेंगे कॉलोनियलिज्म का मतलब उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद मर रहा है, तो शायद इसमें दिया होगा, तो नहीं, ठीक है। इन्होंने दिया है ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क में, ठीक है, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क में इन्होंने उपनिवेशवाद का विचार दिया है। अ डाइंग कॉलोनियलिज्म में 1959 में ये बुक आई, इसमें इन्होंने अल्जीरिया क्रांति का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में इन्होंने अल्जीरिया क्रांति का वर्णन किया है। एक तो आपको क्या करना है, इसको, इस बुक को, इनकी बुक को एक एक सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा करके ईयर वाइज याद रखें। और तीन चार इनकी 2-3 बुक्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आप क्रम में याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको याद है तो क्रम में याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके साथ साथ याद रखें कि कौन सी पुस्तक में क्या क्या विचार दिए गए हैं, ठीक है। अ डाइंग कॉलोनियलिज्म में दिया गया है अल्जीरिया क्रांति का इन्होंने समर्थन किया है। द रिचेड ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है धरती के अभागे लोग, ठीक है, धरती के अभागे लोग। इसमें इन्होंने प्रजाति, रंग भेद, संस्कृति के बारे में विचार दिया, ठीक है। यानी ये इसमें इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि वे धरती के लोग आज भी अभागे लोग हैं, जिनके साथ क्या किया जाता है, जिनके साथ रंग का भेदभाव किया जाता है, अपार्थाइड किया जाता है, जिनके साथ संस्कृति का भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वे धरती के लोग अभागे लोग हैं, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार तो नहीं कह सकता, बट ये जब से सिलेबस में ऐड हुआ है तब से 2-3 बार क्वेश्चन इसमें आ चुका है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपने कुछ आइडियाज दिए हैं, जैसे कि उपनिवेशवाद, प्रजातिवाद और व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है, श्वेत जाति का भार, ये सारे क्या हैं, कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि श्वेत जाति का भार, ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो फ्रांज फैनन ने दिया है। प्रजातिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, फ्रांज फैनन ने दिया है, ठीक है। उपनिवेशवाद का विचार किसने दिया है, फ्रांज फैनन ने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, यही बुक हिंदी में इसका नाम है दुनिया के अभागे लोग, ठीक है, जो आज भी जातिवाद और प्रजातिवाद के शिकार हैं। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे मैंने बताया था कि धरती के अभागी लोग, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ में क्या बताया इन्होंने कि जातिवाद से आज भी लोग, प्रजातिवाद से लोग आज भी क्या हो रहे हैं, शिकार हैं, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने जातिवाद के ऊपर चर्चा की है, कल्चर के ऊपर चर्चा की है, इन सब पे बात की है, ठीक है। फिर इनका जो अगला सिद्धांत, अगला विचार है दोहरी चेतना, डबल कॉन्शसनेस, ठीक है। यह अमेरिकी निग्रो की दोहरी स्थिति को व्यक्त करता है, जो अमेरिकी राष्ट्रवाद के साथ साथ अफ्रीकी संस्कृति को भी अपनाना चाहते हैं। दोहरी चेतना का मतलब है, डबल कॉन्शसनेस का मतलब है कि जैसे जो अफ्रीका के काले लोग हैं, ठीक है, अफ्रीका के ब्लैक पर्सन जो हैं, ठीक है, वो जाके अमेरिका में क्या हो चुके हैं, बस चुके हैं, वो अमेरिका में जाके रह रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, ठीक है, अमेरिका की नागरिकता ले ली। तब उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है कि अमेरिका की संस्कृति को, अमेरिका के अर्थव्यवस्था को, अमेरिका की कंट्री को क्या बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब वो उसके नागरिक हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ अगर वे जो काले लोग हैं, वो मूलतः उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से है, वो उनका संबंध अफ्रीका से है, ठीक है। तो वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका में रहते हुए काले लोग यह भी चाहते हैं कि अमेरिका की संस्कृति भी आगे बढ़े, अमेरिका का देश भी आगे बढ़े, लेकिन वे काले लोग अफ्रीकी संस्कृति को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अफ्रीकी संस्कृति को भी बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, यही दोहरी चेतना कहलाती है, ठीक है। अब अगला देखिए, अल्जीरिया क्रांति का वर्णन वह अपनी पुस्तक किसमें करते हैं, अ डाइंग कॉलोनियलिज्म, 1959 में आई ये बुक इनकी। तो अल्जीरिया क्रांति का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया इन्होंने, डाइंग कॉलोनियलिज्म में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी मर्जी लिखें न लिखें, और आप ये मुझसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करें कि मैं आपको अभी पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाने के पर्पज से बनाया हुआ है। पीपीटी जब बनाऊंगा तो वो बुक के एक, जैसे बुक बनती है, जैसे बुक प्रिंट होती है, तो उस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा और मेहनत लगेगी मुझे, ठीक है। हालांकि जब मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो इसी कलरफुल पीडीएफ में बना दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही रहेगा। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अभी पीडीएफ बना के, पीपीटी बना के आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करके देख लिया, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है। और ठीक है, अभी आप नोट करते चले, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आप जरूर याद रखें, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्जीरिया क्रांति का वर्णन कौन सी बुक में करते हैं ये, तो डाइंग कॉलोनियलिज्म में करते हैं, ठीक है। 1959 में ये बुक आई इनकी।
और इन्होंने बताया कि फ्रांसीसी उपनिवेश और आधुनिक चेतना के कारण क्या हुई है, क्रांति हुई है। ठीक है, अल्जीरिया में क्रांति क्यों हुई है? एक तो फ्रांसीसियों ने अल्जीरिया में अपना उपनिवेश बना लिया था, अपनी कॉलोनी बना ली थी। दूसरी बात, अल्जीरिया के लोगों में आधुनिक चेतना आ गई थी। ठीक है, मॉडर्न कंसंसनेस आ गया था, जिसकी वजह से अल्जीरिया में रेवोल्यूशन हुआ, अल्जीरिया में क्रांति हुई। ठीक है, तो इसका जिक्र वो करते हैं अ डाइंग कोलोनियलिज्म। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं लुई अल्थुजर को। ठीक है, लुई अल्थुजर, टाइम 45 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, न्यू लुई अल्थुजर बड़ा टॉपिक है, तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे हम। ठीक है, 3 या 4 पार्ट में कर लेंगे। अब कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो डालूंगा, और प्रॉमिस है कि मैं कोशिश करूंगा पर डे वीडियो डालूंगा। लेकिन है ना, कुछ काम आ जाते हैं, कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लग जाती है मेरी, तो बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं, कोचिंग में पढ़ाना पड़ता है ना, कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इंटरनेट नहीं चल पाता, कभी वाईफाई नहीं सही होता है ना, कभी बारिश की वजह से, कभी कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मेरी कोशिश है कि जून तक मैं सिलेबस को कंप्लीट करा दूं, बट जितना भी हो सकेगा मैं अपना पूरा परफेक्ट दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल से बने रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।